नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। मैंने पूर्व में आपको एरिक्सन का सिद्धांत, गोल्डबर्ग का सिद्धांत और बंडुरा का सिद्धांत समझाया था। ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो ये सिद्धांत है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत है। पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसके बचपन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस सिद्धांत को विकासी अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में है और बतलाता है कि मानव कैसे ज्ञान का अर्जन करता है, कैसे इसे एक एक करके जोड़ता है और कैसे इसका उपयोग करता है। व्यक्ति अथवा बालक वातावरण के तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है, अर्थात पहचानता है। प्रतीकों की सहायता से उन्हें समझने की कोशिश करता है। जैसे वो वातावरण के सानिध्य में आता है और अलग अलग तरह की चीज़ें या तथ्य या वस्तुएं देखता है तो उनको समझने का प्रयास करता है और उस संबंधित वस्तु या व्यक्ति के संदर्भ में अमूर्त चिंतन बनाता है। इन सभी प्रक्रियाओं से मिलकर उसके भीतर एक ज्ञान भंडार या संज्ञानात्मक संरचना उसके व्यवहार को निर्देशित करती है। जीन पियाजे ने व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। पियाजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है और परिमार्जित होता रहता है। जैसे जैसे बालक का मानसिक विकास होगा वैसे वैसे उसके ज्ञान के भंडार का परिमार्जन होता जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1, संवेदिक पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर, जन्म के 2 वर्ष तक की अवस्था मानी गई है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की मानी गई है। तीसरी अवस्था, ये जो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको भी बालक के लक्षणों के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है पूर्व प्रत्यात्मक काल, जो 2 से 4 वर्ष तक का माना गया है, और दूसरा है अंत्य प्रज्ञा काल, जो 4 से 7 वर्ष तक गिना गया है। तीसरी जो अवस्था पियाजे ने मानी है संज्ञानात्मक विकास की, वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो पहले वो अमूर्त चिंतन की कंडीशन में होता है, किसी चीज का अपने दिमाग की प्रत्यक्ष मूर्ति नहीं बना पाता या प्रत्यक्ष उस चीज को देख नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता, और 7 साल की उस उम्र में उसमें काल्पनिक शक्ति का विकास हो जाता है, तो वह यह अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मानी गई है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। चौथी जो अवस्था आती है वो होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 12 वर्ष के बाद की है। इसमें बालक कल्पना दोनों तरह से कर सकता है, किसी चीज को अपने अंदर पिक्चर भी देख सकता है और उसका विश्लेषण भी कर सकता है। जो प्रथम अवस्था आती है संवेदिक पेशीय अवस्था, इस अवस्था में बालक अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह कुछ सहज क्रियाएं करता है, जैसे हाथ पैर मारता है, किसी चीज को छूता है, किसी चीज को पकड़ता है। इन सहज क्रियाओं एवं ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रस एवं गंध का अनुभव प्राप्त करता है और इन अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की कुछ विशेषताओं से वह परिचित होता है। इस तरह से वह अपनी सहज और स्वाभाविक क्रियाओं के माध्यम से अपने ज्ञान को ग्रहण करता है और उसका अर्जन करता है। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है, जो 2 से 7 वर्ष तक है, इस अवस्था में बालक दूसरे व्यक्तियों के संपर्क से भी ज्ञान अर्जित करने की स्थिति में आ जाता है। पूर्व में मैंने बताया जो संवेदिक पेशीय अवस्था है उसमें बालक अपनी खुद की सहज और स्वाभाविक क्रियाओं से ही ज्ञान अर्जन करता है, और जो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बालक 2 से 7 वर्ष की उम्र में वो औरों के संपर्क से भी ज्ञान अर्जित करता है। इस अवस्था में वह खेल खेलता है,
उससे उसको जो ज्ञान प्राप्त होता है, औरों का अनुकरण करता है और पिक्चर बनाता है और अपनी आवाज या भाषा के माध्यम से भी अपनी जानकारियों को अधिकाधिक बढ़ाता है। इस अवस्था में बालकों के अनुकरणों में परिपक्वता आ जाती है कि बालक आराम से एक दूसरे का अनुकरण कर सकता है। अब हम ये देखते हैं जैसे जो परिवार में या जो बच्चे की माँ करती है तो बच्चा उसका धीरे धीरे अनुकरण करता है, परंतु तार्किक चिंतन की क्षमता नहीं होती। बच्चा अनुकरण करने की कंडीशन में तो होता है, परंतु वह उसका तार्किक चिंतन नहीं कर सकता कि ये क्यों कर रहा है। बस वो जैसे बंदर की तरह अनुकरण की क्रियाएं करता है। इस अवस्था को लक्षण के आधार पर 2 उपभागों में बांटा, जो मैंने आपको पहले बताया था। पूर्व प्रत्याकाल अवस्था, ये 2 से 4 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में बालक संकेत व चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं। बालक में संकेतों एवं भाषा का विकास तेज होने लगता है। दूसरी अवस्था है अंतः प्रज्ञाकाल। इसमें बालक इससे थोड़ा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि 4 वर्ष से ज्यादा बड़ा हो जाता है तो ये बालक छोटी छोटी गणनाएं कर लेता है, संख्याएं प्रयोग करने लग जाता है। इस तरह से उसका ज्ञान का अर्जन होता है। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो है 7 से 11 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है एवं वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच समानता भिन्नता समझने की क्षमता उसमें उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बालकों में संख्या बोध, वर्गीकरण, किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का भी ज्ञान हो जाता है। उसमें कुछ थोड़ी सी तार्किक क्षमता भी आ जाती है कि मैं ये करूं ये नहीं करूं, विरोध करना, कहना मानना, जो उसके मन में जो अच्छा लगता है वो वह करता है, नहीं लगता है तो वो नहीं करता है। तो संक्षेप में वह अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियम सीख लेता है। चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 साल से 15 वर्ष के बीच में होती है। जैसे शुरू में मैंने कह दिया था कि जीन पियाजे ने सीखने के सिद्धांत में या विकास, जो संज्ञानात्मक विकास है वो बालक का बचपन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक में जिन क्षमताओं का विकास होता है वो इस प्रकार है। पहले सर्वप्रथम उसमें तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास हो जाता है, वो पूरी तरह से हो जाता है उसमें। दूसरा, उसमें समस्या समाधान की क्षमता का विकास भी हो जाता है। उसके सामने जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है तो वो उनको अपने स्तर पे सुलझाने लगता है। वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास हो जाता है। उसमें वह सिर्फ अनुकरण ही नहीं करता, उसको क्या सही है क्या गलत है इसका भी ज्ञान हो जाता है। वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास हो जाता है। हमने कई बार हमारे आसपास के बच्चों को देखा है कि वो ऐसी ऐसी कहानियां बनाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो उनमें इस समय काल्पनिक परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालने की क्षमता का या ऐसी उनकी मानसिक स्थिति हो जाती है कि वो अपने अनुसार कहानियां भी बनाने लगता है। छठा, परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास हो जाता है। जैसे बच्चा अपनी तरफ से नई नई सोच का ज्ञान करता है कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो। कई बार बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं तो यहाँ जाके आया हूँ, मैं ये सब करता हूँ। ये सब अलग अलग तरह की परिकल्पनाएं अपने हिसाब से बनाता है। अगला, विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास हो जाता है। कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, किस चीज में क्या विसंगतियां है, ये सब चीजें उसके मानसिक स्तर को समझने लगता है। वो इन सब चीजों को इस तरह से उसमें 15 साल की उम्र तक संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रियाएं हैं या संरचनाएं हैं, उसमें 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। अब तक जो हमने पढ़ा वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं पढ़ी, ये चारों मैंने आपको बता दी। कौन सी थी अब तक हमने पढ़ी? संवेदिक पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया एवं संरचना।
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः दो बातें महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने दो बातों को संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण बताया है वो है एक तो संगठन और दूसरा अनुकूलन। संगठन से तात्पर्य बुद्धि में विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन एवं तर्क सभी संगठित होकर करती है। इसका मतलब है कि बच्चे जब किसी चीज या तथ्य को देखते हैं तो उससे पहचान करते हैं, उससे परिचित होते हैं, उसको मेमोरी में भी कर लेते हैं, उसके बारे में चिंतन भी करते हैं और तर्क भी करते हैं। इस तरह से सारी चीजें एक साथ होकर चलती है। उदाहरण, एक बालक की वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों के संबंध में उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं एक साथ संगठित होकर कार्य करती है। जो भी आसपास का वातावरण है उसमें उसको जब वो उसके सानिध्य में आता है तो उसकी सारी मानसिक क्रियाएं एक साथ संगठित होकर कार्य करती है। दूसरा है अनुकूलन या समायोजन। वातावरण के साथ अनुकूलन करना या समायोजन करना संगठन का ही परिणाम है। जब उसका मानसिक क्रियाएं सारी उसके साथ संगठित होकर कार्य करेगी तो स्वाभाविक रूप से वह उस परिस्थितियों से अनुकूलन या समायोजन भी बैठा लेगा। संगठन व्यक्ति एवं वातावरण को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। संगठन तो आंतरिक रूप से प्रभावित करता है और समायोजन या अनुकूलन बाह्य रूप से प्रभावित करता है। अब तक हमने पढ़ा जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसकी प्रक्रिया या संरचना क्या है। अब शिक्षा के क्षेत्र में पियाजे का क्या योगदान रहा है। शिक्षा पर पियाजे का बहुत प्रभाव पड़ा है। उनकी जो थ्योरी से निकले 3 सिद्धांतों का आज भी शिक्षकों के प्रशिक्षण पर और कक्षा के भीतर अपनाए जाने वाले तरीकों पर असर दिखाई देता है। सबसे सर्वप्रथम इसमें खोज की प्रवृत्ति से सीखना। दूसरा, बच्चों की सीखने की तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। और तीसरा, व्यक्तिगत भेदों को स्वीकार करना। नंबर 1, खोज पद्धति से सीखना। पियाजे के अनुसार कक्षा में बच्चों को परिवेश के साथ सहज रूप से क्रिया करते हुए चीजों को खुद खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ज्ञान को शाब्दिक रूप से प्रस्तुत करने के बजाय शिक्षक ऐसी व्यवस्था करे जैसे कला, पहेलियां, खेल, विभिन्न परिधान, किताबें, मापने के औजार, संगीत के वाद्य आदि, ताकि बच्चे स्वयं अपनी कार्य क्षमता से ज्ञान को खोजकर ग्रहण कर सके। जो जीन पियाजे की जो प्रवृत्ति है वो आज भी शिक्षा के क्षेत्र में दिखाई देती है। नंबर 2, बच्चों की सीखने की तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। पियाजे की कक्षा में विकास की गति को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जाती। शिक्षक बच्चों को ध्यानपूर्वक देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उन्हें ऐसे अनुभव सुलभ कराते हैं जिससे बालक अपनी खोजी गई योजनाओं का अभ्यास कर सके। शिक्षक बच्चों पर कोई नया कौशल जब तक नहीं थोपते जब तक कि बच्चे उसमें रुचि ना दिखाए। तीसरा, व्यक्तिगत भेदों को स्वीकार करना। पियाजे का सिद्धांत ये मानकर चलता है कि सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, परंतु उनकी गति अलग अलग होती है। अतः शिक्षकों को एक साथ पूरी कक्षा के लिए गतिविधियां तैयार न करके समान गति को देखते हुए छोटे छोटे समूह बनाकर गतिविधियां तैयार करनी। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो पियाजे का वो जो योगदान है वो आज भी हमारे कक्ष में हमें दिखाई देता है और जो कारगर और सराहनीय है। चलो, अब हमारा हो गया जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब हम वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पढ़ेंगे जो जीन पियाजे के सिद्धांत से कुछ ही रूप में अलग है। वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को महत्वपूर्ण आयाम बताया। जीन पियाजे की तरह वाइगोत्स्की भी मानते थे कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, किंतु इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एकाकी नहीं हो सकता।
यह भाषा विकास, सामाजिक विकास, यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में भी होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए उन औजारों का परीक्षण अति आवश्यक है जो संज्ञानात्मक विकास में मध्यस्थता करते हैं, जिनमें भाषा इसका महत्वपूर्ण औजार है। वाइगोत्स्की ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताया है। इनके अनुसार आरंभिक काल में बच्चा अपने कार्यों के लिए नियोजन एवं समस्या समाधान में भाषा को औजार की तरह उपयोग करने लग जाता है। ये बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हम एक जल के अणु का अध्ययन करके उसके भागों के द्वारा H2O के द्वारा यह नहीं बता सकते, उसी प्रकार व्यक्ति का अध्ययन भी उसके वातावरण से पृथक होकर नहीं किया जा सकता। व्यक्ति का उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ में अध्ययन ही हमें उसकी समग्र जानकारी प्रदान करता है। वाइगोत्स्की ने अध्ययन के दौरान पियाजे का अध्ययन किया और फिर अपना दृष्टिकोण विकसित किया। पियाजे के अनुसार विकास और अधिगम अलग अलग धारणाएं हैं। बच्चे का विकास हो जाने के पश्चात उस विशेष अवस्था में आवश्यक कौशलों की प्राप्ति ही अधिगम है। इस प्रकार पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विकास अधिगम की पूर्णावस्था है। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास की पारस्परिक प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी होती है, जिसमें भाषा का संज्ञान पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अधिगम और विकास अंतर संबंधित प्रक्रियाएं हैं जो छात्र के जीवन में प्रथम दिन से प्रारंभ हो जाती है। वाइगोत्स्की और पियाजे के सिद्धांत में हमने भिन्नता देखी। जैसे पियाजे ने तो बताया है कि जब विकास हो जाता है उसके बाद अधिगम होता है, अधिगम विकास की पूर्णावस्था है, परंतु वाइगोत्स्की के अनुसार दोनों साथ साथ चलती हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार विभिन्न बालकों के अलग अलग विकास पर अधिगम की व्यवस्था समरूप तो हो सकती है। अधिगम की व्यवस्था एक जैसी तो हो सकती है, परंतु एक रूप नहीं। मतलब विकास तो सब बच्चों का होगा, परंतु एक साथ हो ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि सभी बच्चों का सामाजिक अनुभव अलग अलग होता है और उनके अनुसार अधिगम विकास को प्रेरित करता है। उनके अनुसार है कि अधिगम होगा, बच्चा कुछ सीखेगा तो उसका विकास अच्छा होगा। और पियाजे ने कहा है जब विकास हो जाएगा तो अधिगम अपने आप हो जाएगा। तो इन दोनों का बिल्कुल डिफरेंस है कि पियाजे बताते हैं कि पहले विकास होगा फिर अधिगम होगा, और ये बताते हैं कि पहले अधिगम होगा तो विकास को प्रेरित करेगा। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में संज्ञान और सामाजिक वातावरण का सम्मिश्रण किया। बालक अपने से बड़े और ज्ञानी व्यक्तियों के संपर्क में आकर चिंतन और व्यवहार के संस्कृति के अनुरूप तरीके सीखते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के दो ही प्रमुख तत्व है। पूरे समय में इन्होंने दो ही प्रमुख तत्व दिए हैं। जो इनका पहला महत्वपूर्ण तत्व है व्यक्तिगत भाषा, अर्थात बच्चे की भाषा, जो उसका संज्ञानात्मक विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें बालक अपने व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए स्वयं से बातचीत करते हैं और अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है निकटतम विकास का क्षेत्र। वाइगोत्स्की ने शिक्षक के रूप में अनुभव के दौरान ये जाना कि बालक अपने विकास स्तर से आगे जाकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं यदि उन्हें थोड़ा निर्देशन मिल जाए। इस स्तर को वाइगोत्स्की ने संभावित विकास कहा। वाइगोत्स्की ने बताया कि अनुदेशन द्वारा सीखने की क्षमता ही बुद्धि है। वाइगोत्स्की ने यह कहा कि बालक अपने ज्ञान का विकास कर सकता है अगर उससे ज्ञानी या उससे बुद्धिमान व्यक्ति उसको अच्छा निर्देशन दे दे। वाइगोत्स्की ने बताया कि अनुदेशन द्वारा सीखने की क्षमता ही बुद्धि है। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि इसके लिए अधिक ज्ञानवान व्यक्ति या शिक्षक की आवश्यकता होती है।
वाइगोत्स्की को ये पूरा विश्वास था कि बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए समुदाय एक केंद्रीय भूमिका निभाता है एवं उस समुदाय में संज्ञानात्मक विकास हो, इसके लिए ऐसे शिक्षक या विशेषज्ञ या अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो ज्ञानवान हो, उच्च योग्यता का स्तर रखता हो, तो बालक का संज्ञानात्मक विकास सर्वोपरि हो जाता है। इस सिद्धांत में यह भी तथ्य है कि जो विशेषज्ञ है या मोर नॉलेज अदर बताया है इसमें नाम इन्होंने, में आवश्यक नहीं कि कोई व्यक्ति ही हो, इसमें कुछ कंपनियां भी सीखने की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए कर्मचारी नियुक्त करती है जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा सहायता करते हैं। अतः विशेषज्ञ या MKO में हम कह सकते हैं कि इसमें सिखाने वाला उच्च स्तर की योग्यता एवं ज्ञान रखता हो। इस तरह से वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में एक तो बालक की लैंग्वेज को महत्वपूर्ण बताया है, भाषा को महत्वपूर्ण बताया है, और दूसरा उसके आसपास के वातावरण को महत्वपूर्ण बताया है। और ये कहा है कि बालक अपने आसपास के वातावरण से ज्ञान ग्रहण करता है और इसके अलावा उससे जो ज्ञानवान व्यक्ति है, उससे जो अनुभवी व्यक्ति है, उससे भी उसके ज्ञान का विकास होता है और वो उसको अगर अच्छा निर्देशन कर सकता है तो उसका संज्ञानात्मक विकास सर्वोपरि हो जाता है।